नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लक्षण बेहद मामूली होते हैं। साइनोसाइटिस यानी कि साइनस भी ऐसी ही एक बीमारी है जो चुपके से हमारी जिंदगी में घुसती है और हमारी जीवन शैली को पूरी तरह से खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। और इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि समय पर इस बीमारी के कारण और लक्षण पहचान लिए जाएं। तो ध्यान से देखिए आज की संजीवनी, क्योंकि डॉक्टर चौहान बताने वाले हैं आयुर्वेद में क्या है साइनोसाइटिस का इलाज। तो कहीं मत जाइएगा, रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। बिगड़ा हुआ जुकाम, कहीं साइनस तो नहीं? जानिए आयुर्वेदिक फॉर्मूले से कैसे करें साइनस को माइनस। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। सर्दी के मौसम में आपने गौर किया होगा कि आपके आसपास के ज्यादातर लोग आपको खांसते छींकते नजर आ जाएंगे। किसी की नाक बह रही होती है तो किसी को गले में दर्द और चुभन महसूस हो रही होती है। तो आखिर क्या है साइनोसाइटिस की बीमारी? साथ ही ये भी डॉक्टर साहब से जानेंगे कि आखिर ये फैलती कैसे है। डॉक्टर साहब देखिए, बहुत अच्छा विषय है और अच्छा इसलिए क्योंकि बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं इसके, और वो अक्सर कहते हैं जी हमें साइनस हो गया है या साइनोसाइटिस हो गया है। कोई कहते हैं नाक की हड्डी हमारी बढ़ गई है, कोई कहते हैं हमारे नाक का ऑपरेशन होगा, नाक बंद रहती है। लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए कि रोग क्या है। हम तो एक ही चीज कहते हैं, रोग को समझ लो, उसकी जड़ को समझ लो, बाकी काम सब आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं। पहली बात तो साइनस होते क्या है। हमारी जो फेस की जो बोन्स हैं उनके बीच में कुछ खाली स्पेसेस होते हैं, और वो खाली स्पेस इसलिए कि वहाँ हमारी जो नाक है, नाक में से हवा अंदर जाती है, उसके लिए वो जगह खाली बनी है। इन खाली जगहों को साइनस बोलते हैं। या फिर कई बार जो हमारी नाक के अंदर से कुछ म्यूकस जो वहाँ रहता है गीला, उसको करने के लिए तो म्यूकस वहाँ से ड्रेन आउट होता है, तो इसलिए साइनस बने हैं। और ये साइनस जब किसी कारण से वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, वहाँ बलगम जम जाए, ब्लॉकेज हो जाए, तो उसको साइनोसाइटिस बोल देते हैं। और कुछ लोगों को ये एक्यूट कंडीशन होती है, यानी कि जैसे अभी किसी कारण से हुआ, थोड़े दिन में ठीक हो जाता है, या अभी 10-15 दिन या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर ही आपको हुआ है, तो उसको एक्यूट साइनोसाइटिस बोलते हैं। लेकिन कई लोगों को बहुत पुराना होता है और जरूरी नहीं है वो परमानेंट हो। कभी कभार ठीक हो जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर वापस आ जाता है। कुछ थोड़ा बहुत इलाज किया तो फिर दोबारा से जो है वो थोड़ा आराम मिला, लेकिन फिर नाक बंद होने लगती है। कभी फिर लोग बताते हैं आके जी हमने तो ऑपरेशन करा लिया, ऑपरेशन कराने के बाद भी फिर दोबारा से हो गया। वो दोबारा क्यों हो गया? क्योंकि जो रूट कॉज था उसका, जो उस पर आपने गौर नहीं किया, उसको समझा ही नहीं आपने। और इसी बीमारी पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक कॉलर बिहार से गोविंद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, गोविंद क्या जानना चाहते हैं? जी हम जानना चाहते हैं, माता जी हैं, उनके कमर में हमेशा दर्द रहता है जी। कमर में काफी टाइम से, 2 साल से लगभग, वो बचपन में चोट लग गई थी, तो उनकी कमर में हमेशा प्रॉब्लम रहती है। कई सारे टेस्ट कर लिए हमने एलोपैथिक के। जी देखिए, चोट लगी बचपन में और दर्द होता है तो मतलब रोग तो बहुत पुराना है। मैं आपसे सबसे पहले तो सीधा ये निवेदन करूंगा कि माता जी को आप ले आइए हमारे यहाँ फरीदाबाद में, पंचकर्म के लिए ले आइए। जीवाग्राम हमारा है, हमारी जो आयुर्वेदिक इंडोर फैसिलिटी है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। उसमें हमारे एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उसके साथ साथ जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। योग के एक्सपर्ट हैं, खाने पीने का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जब क्रॉनिक रोग जब हो जाता है, ये तो मैं आपको बड़ा स्पष्ट कहता हूँ कि जो बैक एक होते हैं, कमर के दर्द होते हैं, जोड़ों के दर्द होते हैं, जो लोग इन रोगों से पीड़ित हैं उनका आयुर्वेद में अच्छा इलाज होता है। आपको ये मालूम होगा कि आयुर्वेद में वात रोगों का बहुत ज़्यादा वर्णन है, बहुत अच्छी तरह से उसका डिस्क्रिप्शन पाया जाता है और उनके उपचार भी बताए गए। तो घबराने की जरूरत नहीं, आपकी माता जी को ठीक करेंगे। लेकिन आपको एक बार फरीदाबाद का प्रोग्राम जरूर बनाना चाहिए। इन द मीन टाइम जो है, थोड़ा सा जहां पर भी वो चोट का जगह है या जहां दर्द होता है, थोड़ा तिल का तेल गर्म करके उसमें चाहे तो थोड़ा लहसुन और अदरक पका लीजिए, उससे मालिश करिए और थोड़ा सिकाई करिए। वहां पर गर्म पानी की बोतल से सेक कर लीजिए, या तो कोई भाप का कोई अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट है तो थोड़ा स्टीम लगाए होंगे, उससे फर्क पड़ेगा। लेकिन बादी वाली चीजें नहीं खानी है। उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी, जो भी गैस बनाने वाली चीजें हैं, वातवर्धक चीजों में जो ठंडी चीजों का सेवन
क्रंची क्रिस्पी जो चीज़ें, करारी जो होती हैं चीज़ें, उनका सेवन नहीं करना है बिल्कुल भी। थोड़ा सा जो है गर्म पानी पिए, सौंठ जो होती है उसका सेवन किया जाए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को सौंठ का जो है सेवन किया जाए गुनगुने पानी के साथ। तो इस प्रकार से छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनको करके देखिए, बड़ा बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा। बिल्कुल। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर्स आपको खुद रिस्पॉन्ड करेंगे और जो भी कोई आपकी समस्या है उसका निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे साइनस की। एक आंकड़े की अगर माने तो हर साल बड़ी संख्या में लोग साइनस की चपेट में आते हैं, या कहें कि हर साल इसके नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये बीमारी होती क्यों है। देखिए, अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से कहें बात, तो मैंने आपको थोड़ा सा समझाया कि क्या चीज है साइनस है। तो यहाँ पर मोस्टली कफ का स्थान हमारा ये होता है, ऊपर का स्थान। तो जब भी कफ का प्रकोप होगा तो साइनस की प्रॉब्लम आएगी आपको। दूसरा, यहाँ पर जो एक हमारा जो गति चल रही है प्राणवायु की चल रही है, तो वात का भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। तो वात भी जब बिगड़ेगी, क्योंकि नॉर्मल रूप से वात का वहाँ पर आवागमन चल रहा है, तो वात भी इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ऐसा नहीं है, आजकल तो हमने देखा है कि क्योंकि खान पान हमारा इतना बिगड़ गया है, काफी लोगों में पित्त भी इसमें कारण माना जाता है। पित्त क्या करेगा, गर्मी जब बढ़ेगी वहां जाकर के तो इन्फ्लामेशन करेगा। मुख्य रूप से ये है। आज की भाषा में जब हम कह देते हैं, डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो कहेंगे कोई इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन का मतलब वही होता है कि कहीं ना कहीं या तो आपको कोई बैक्टीरिया, वायरस या किसी प्रभाव से कोई जो है आपके उस एरिया में वहाँ पर जो है एक प्रकार की विकृति वहाँ आ गई है। आयुर्वेद में एक बड़ा कॉमन कॉज हमने और देखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपको जान करके बड़ा अजीब लगेगा। पेट से इसका कनेक्शन है। बहुत सारे लोगों को अजीर्ण होता है, इंडाइजेशन, उनका खाना ठीक से नहीं पचता, म्यूकस बनता है, वो म्यूकस नाक में जाकर के उनको रोग पैदा करता है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज से भी इसका जो है हमने कनेक्शन देखा। आजकल तो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है हमारे खासतौर से बड़े शहरों में, तो पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इसका कारण बना है। और इसके अतिरिक्त जिन लोगों की बाय नेचर जो है प्रकृति के अनुसार उनकी इम्यूनिटी, खासतौर से उनका जो नाक गला ये कमजोर है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा ये रोग होता है। और वो लोग जो नियमित रूप से अपने शरीर की केयर नहीं करते हैं, नाक को अच्छी तरह साफ नहीं करते हैं, गले को साफ नहीं करते हैं, गरारे नहीं करते हैं, नाक में कभी कोई तेल नहीं डालते हैं, ऐसे लोगों को भी ये रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। देखा जाए तो कब्ज आजकल ज्यादातर लोगों के लिए समस्या है, लेकिन इसे लेकर अक्सर लोग गलत खान पान पर इसका दोष मढ़कर निश्चिंत हो जाते हैं, जबकि ये भी साइनस का एक संकेत हो सकता है। डॉक्टर साहब, साइनस को लेकर वो कौन से ऐसे संकेत हैं जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? देखिए, कब्ज का आपने जिक्र किया, मैंने भी अभी आपको बताया था कि पेट की खराबी से डेफिनेटली साइनस का कनेक्शन हमने देखा है। खास तौर से अगर मोशन क्लियर नहीं होता है, ब्लॉक रहता है, तो उसका असर केवल पेट तक सीमित नहीं रहता, वो हमारी पूरे बॉडी में, सिर में भी दर्द हो जाता है लोगों को। इसके अलावा जो लक्षण देखने को मिलते हैं, जब भी साइनस का कोई प्रॉब्लम होगा तो या तो नाक बंद होगी या नाक बहेगी, थोड़ा गले में पीछे बलगम गिरता रहता है, कई लोगों को वो बार बार उसको थूकना पड़ता है, या कई बार नाक से पानी आपका आता है, गले में खराश अक्सर हो जाती है जब भी आपको साइनस की प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में तकलीफ होती है, कई बार नाक बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, मुंह से सांस लेना पड़ता है, खांसी भी उठती है, कई लोगों को छींकें आती हैं खूब अच्छी, जब 10-15 छींकें एक बार में आ जाती हैं, काफ़ी सारा पानी उससे निकलता है। आगे अगर थोड़ा लंग्स में चला जाए इन्फेक्शन, तो फिर आपको लंग्स में भी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, जो है कुछ लोगों को स्मेल आना बंद हो जाता है, उनको कहते हैं कि जो हमें ये बिल्कुल गंध नहीं आ रही है और किसी तरह का स्मेल उनको महसूस नहीं होता। कुछ लोगों को नाक में खुजली भी होती है, आंख में जलन होती है, आंख लाल हो जाती है, और कभी कभार हल्का सा बुखार भी हो सकता है। भूख पर भी इसका असर पड़ता है, भूख नहीं लगती है, खाना ठीक से नहीं पचता है, तो इस तरह से लक्षण इसके जो है देखने को मिलते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग साइनस की। वैसे तो इस बीमारी के लक्षण बहुत मामूली और आम से नजर आते हैं, लेकिन ये कैसे जाने कि सर्दी जुकाम अब साइनस का रूप ले रहा है? डॉक्टर साहब, कॉमन कोल्ड से इसको कैसे अलग करें? देखिए, कॉमन कोल्ड में आपको 2-4 दिन के लक्षण होते हैं केवल, वो आपको यहीं तक नाक तक रहते हैं, छींकें आ जाएंगी, हल्का सा सिर भारी हो जाएगा, थोड़ा जुकाम जिसको हम कह देते हैं, इतना ही उसको हम कॉमन कोल्ड कहते हैं। लेकिन साइनस, जैसा मैंने बोला कि जो अंदर हमारे खाली स्पेसेस हैं, रिक्त स्थान है, वहाँ अंदर डीप लेवल पर आपको जो है ब्लॉकेज महसूस होती है, सांस आने में तकलीफ होती है, नाक बंद हो जाता है बिल्कुल कई बारी,
फिर यहीं तक सीमित नहीं रहता, अंदर जो है जैसे मैंने लक्षण बताए अभी आपको, ये लक्षण इस प्रकार के होते हैं। पोस्ट नेजल ड्रिप जो मैंने बोला, अंदर बलगम क्योंकि बाहर नहीं ड्रेन हो रहा है तो अंदर ही गिरता रहता है, उसको बार बार आपको बाहर थूकना पड़ता है। तो इस तरह से जो है हमें थोड़ा डिफरेंशिएट करना है। और जो साइनोसाइटिस के लक्षण मैंने और भी आपको बताया कि यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, कॉमन कोल्ड नाक तक सीमित रहेगा, इसमें फिर आगे गला भी आपका रेगुलरली खराब होता है, कई लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से आपको डिफरेंशिएट करना है। और खास तौर से अगर कॉमन कोल्ड है तो वो कभी कभार ये तो कह सकते हैं कि एक्यूट साइनोसाइटिस से कुछ ज़्यादा मिलता है, लेकिन आजकल तो रोगी ऐसे आते हैं हमारे पास जो 15 साल से, 20 साल से, 5 साल से, जो इतने सालों से उनको ये साइनस की प्रॉब्लम बनी हुई है, तो वो तो डेफिनेटली फिर जो है उनको कॉमन कोल्ड हम नहीं कह सकते, क्योंकि रोग बहुत पुराना हो चुका है। बिल्कुल। और वैसे भी सर्दी जुकाम आमतौर पर 5 से 7 दिन में ठीक हो ही जाता है, लेकिन अगर आपकी सर्दी के लक्षण ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और लंबे वक्त तक बरकरार हैं, तो कब जाएं डॉक्टर के पास, ये डॉक्टर साहब से जानेंगे। साथ ही बच्चों में लंबे समय तक अगर कोल्ड बना रहता है तो क्या ये अस्थमा का रूप भी ले सकता है? डॉक्टर साहब, ये बहुत अहम सवाल मुझे लगता है। जी देखिए, सबसे पहले तो आपने जैसे कहा कि कॉमन कोल्ड 4-5 दिन में ठीक हो जाता है, तो आज 4-5 दिन तक अगर आपका कॉमन कोल्ड मैक्सिमम 1 वीक लगा लीजिए, अगर वो ठीक नहीं हुआ है तो फिर डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कॉमन कोल्ड हो तब भी जाएं, शरीर में कोई भी रोग हो तो पहले डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। खुद को अपना डॉक्टर नहीं बनाना है, खुद अपनी चिकित्सा नहीं करनी, क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं है। तो कॉमन कोल्ड हो उसके लिए भी हमारे यहाँ जीवा में दवाई मिलती है। ऐसा नहीं है कि जीवा में केवल पुराने रोगों का इलाज होता है। अगर आपको हल्का सा बुखार भी आज हुआ तो आप आज ही आ जाए, हल्का सा कोल्ड हुआ तो आज ही आइए, उस समय हम आयुर्वेद में दवाइयाँ देते हैं, हर रोग का वर्णन आयुर्वेद में है। और दूसरा जो आपने पूछा है कि छोटे बच्चों में अक्सर जो कोल्ड होता है तो अस्थमा का डर उसमें डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि बच्चों की तो वैसे ही इम्यूनिटी कमजोर रहती है, उनको छोटा सा नाक में भी कुछ होता है तो सीधा एकदम फेफड़ों तक जाता है, क्योंकि नाक हमारा जो है वो एक मार्ग है फेफड़ों तक प्राणवायु पहुंचाने का। तो छोटे बच्चों में हमें विशेष ध्यान रखना है। हमारे यहाँ पर बालोजस करके एक विशेष उत्पाद हमने बच्चों के लिए बनाया हो, और उसको स्वस्थ बच्चों को खिलाना है आपने। बीमारों को तो आप खिलाएं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, लेकिन स्वस्थ बच्चे भी बालोजस अगर रोज खाएंगे तो उनके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो मजबूत होगी और उनको बार बार ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बहुत सारे पेशेंट्स हैं आजकल ऐसे, और उसका कारण यही है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम कुछ विशेष काम नहीं कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसका इंतजार बेसब्री से आप सभी को होता है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि साइनोसाइटिस को लेकर आयुर्वेद में क्या उपचार हैं और सर्दियों में इससे कैसे बचें? देखिए, आयुर्वेद में तो उपचार बहुत अच्छे हैं। हम आयुर्वेद में सबसे पहले खास तौर से क्रॉनिक कंडीशन साइनोसाइटिस की अगर हो तो उसमें नस्य चिकित्सा हम लोग करते हैं। विशेष रूप से नस्य में थोड़ी मसाज की जाती है इस एरिया में, ताकि अंदर जो म्यूकस जमा है वो जो सूख गया है उसको थोड़ा लुब्रिकेट किया जाए। फिर उसके बाद थोड़ा स्टीम देते हैं, स्टीम से और थोड़ा सा जो है फर्क पड़ेगा उसमें। फिर नाक में एक विशेष मेडिकेटेड ऑयल डाला जाता है। उसके बाद कुछ विशेष धुआं जो है हम लोग हल्दी और घी का एक बना करके धुआं जलाते हैं, धुएं को भी अंदर लेते हैं क्योंकि वो भी काफी तीखा होता है। तो आयुर्वेद में तो बहुत अच्छा इलाज है। साथ में खाने की दवाइयाँ दी जाती है। अपने घर पे भी आप अगर थोड़ा सा पीड़ित हैं ऐसे रोगों से तो आप थोड़ा सा अदरक और धनिया इसका चाय बनाएं, यानी कि चाय पत्ती नहीं डालनी है उसमें। चाय कहते ही लोग एकदम चाय सोचते हैं, यहाँ पर मैं हर्बल डिकॉक्शन की बात कर रहा हूँ। 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच छोटा छोटा सा अदरक कटा हुआ, धनिया को थोड़ा सा कूट लीजिए। इन दोनों को 1 कप में डाल करके अच्छी तरह से 1 कप पानी में उसको बॉयल कर लो अच्छी तरह से। 3-4 मिनट खूब बॉयल हो जाए तो उसको छान करके उसमें थोड़ा सा शहद मिला के, जब थोड़ा कम गर्म हो तो उसमें शहद मिला करके आप पिए। दिन में 2-3 बार पी सकते हैं इसको। इसके अलावा काली मिर्च, सौंठ, तुलसी और आंवला और मुलेठी, ये 5 चीजें बराबर इनको लेकर के इसका चूर्ण बनाएं। अगर तुलसी नहीं मिलती तो 4 चीजें ले लीजिए आप, सौंठ, काली मिर्च, आंवला और मुलेठी। इनका चूर्ण बना करके इसमें से 1-1 चम्मच सुबह शाम लीजिए। इसमें आपका वात, पित्त, कफ सब कवर हो जाएगा। और अब बात करते हैं फिटनेस की।
फिट रहना है और फैट को रिड्यूस करना है तो अपनी आदतें बदल लें। हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप हमारे सेहत के नंबर 012940404004 पर कॉल कर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर्स आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं कि आदतें बदलकर कैसे घटाएं फैट और रहें फिट। जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। काफी सारे लोग वजन कम करने के लिए जो है कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन आदतें नहीं बदलते। कुछ छोटी छोटी सी आदतें हमारी होती हैं जिनके कारण हमारा वेट लॉस होता ही नहीं। और उसमें सबसे जो है अच्छी आदत है जो आपको बदलनी चाहिए वो ये है कि आपको टाइम से सोना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन हम अक्सर इसको आयुर्वेद में हम आपको बार बार याद दिलाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो हमारे एक स्लीप के पैटर्न से, स्लीप के टाइम से भी उसका कनेक्शन है। रात को बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बॉडी क्लीन कर लेती है अगर हम सो रहे हों तो, अगर जगे होंगे तो नहीं होगा। और सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक, चाहे थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक करें, जॉगिंग करें, कुछ एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग करें, योग करें, आसन करें, सूर्य नमस्कार करें, ये बहुत अच्छी आदत है। इससे वेट भी आपका कंट्रोल रहेगा और आप फिट भी रहेंगे। माइंड को कभी नहीं भूलना है। माइंड हमेशा आपका जो रिलैक्स रहना चाहिए, मन को शांत रखना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। आजकल तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जिम में जाते हैं, वहाँ इतना शोर शराबा हो रहा होता है, लाउड म्यूजिक चल रहा है, टेलीविजन चल रहा है, कान में भी लोगों ने अपना वो लगाया हुआ है, सब गाने वाने, तो आप माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं। माइंड डिस्टर्ब रहेगा तो भी आपका वेट कम नहीं होगा, आप कितना ही जोर लगा लीजिए, क्योंकि माइंड और बॉडी दोनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं। इसके अलावा जो है खाते समय एक नियम बना लीजिए, अगर वेट आपने कम करना है, खाना खाते समय गुनगुना पानी पिए। ऐसे दिन भर भी आप गर्म पानी पिएंगे, उससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि अग्नि आपकी ठीक रहती है, आम का पाचन होता है। रात का खाना विशेष रूप से ध्यान रखना है। रात का जो खाना होता है उसको कभी भी हैवी नहीं बनाना है। रात को जो है आपको कोई फ्राइड चीज़ें, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत ज़्यादा जो है अपना ये गरिष्ठ भोजन जिसको हम कहते हैं, जैसे दही है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, मिठाइयाँ हैं, इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना है रात को। और ज़रूरी रहेगा कि लगभग 7 बजे तक अपना डिनर कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ आयुर्वेद में हम आपको 10 बजे हम एक सोने का टाइम देते हैं, तो लगभग 3 घंटे पहले आपको जो है अपना डिनर कर लेना चाहिए। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं इतनी सारी बातें, इतने सारे उपाय आपके जीवन में कारगर साबित होंगे, और जो कुछ भी बातें हैं अगर आप उन पर अमल करेंगे तो यकीनन आपके लिए ये सब फायदे का सौदा होगा। बहरहाल डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही आपको उसका उचित सॉल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे सेहत के नंबर 012940404004 पर फोन कर आप अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें, अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।